प्रिय छात्रों, हम पुनः आपका अपने चैनल हिंदी विद डॉक्टर सतीश पर स्वागत करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं या आज की कक्षा का हमारा विषय क्या रहेगा। ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, स्लेट तमाम बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं जो हिंदी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर तक आपको अपभ्रंश साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास को आपको पता ही है कि आदिकाल तमाम विद्वानों ने आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश साहित्य को रखा। आज हम लोग अपभ्रंश साहित्य को बड़ी गहनता के साथ, बड़ी सूक्ष्मता के साथ समझने वाले हैं। मेरे प्रिय छात्रों, हम लोगों को करना क्या है? देखो, पढ़ाने वाले तो हम वस्तुनिष्ठ हैं, वीडियो पूरा आपको देखना है, लेकिन हम अपनी एक परंपरा का निर्वाह करते हैं कि पहले थोड़ा थ्योरी टेस्ट के लिए सही, क्योंकि अगर आपको ये पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, निश्चित आपका एमसीक्यू स्वयं अपने आप सही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बिना किसी भूमिका के पहले अपभ्रंश को समझते हैं कि अपभ्रंश क्या है। अपभ्रंश देखो, आप लोग जो जान रहे हैं कि इस पर हम भाषा उत्पत्ति और विकास वाले वीडियो में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि अपभ्रंश कहाँ से निकल के आए। वैदिक संस्कृत, लौकिक, वैदिक संस्कृत के बाद क्या हुआ, लौकिक संस्कृत, फिर पाल, फिर प्राकृत, फिर क्या आई थी, अपभ्रंश। प्राकृत के ही रूपों से अपभ्रंश निकल के आई और उसी से तमाम हिंदी की भाषाएं निकली और उनसे हिंदी की बोलियां निकली। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा वो विषय नहीं, आज हमें समझना है अपभ्रंश काव्य क्या है, अपभ्रंश कहाँ से कहाँ तक रखा जाए, अपभ्रंश का वास्तविक अर्थ क्या है। प्रिय छात्रों, आप लोग क्या समझते हैं अपभ्रंश शब्द को? आप लोग बिगड़ा हुआ, जो आप सर्वमान्य परिभाषा जान रहे हैं कि उसका अर्थ बिगड़ा हुआ होता है। थोड़ा हम लोग डीप चलते हैं। अपभ्रंश शब्द कैसे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, अप और प्लस भ्रंश। पहले इसकी व्युत्पत्ति समझ लिया जाए। अप का अर्थ, अच्छा आप लोग हिंदी के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो जानते ही होंगे कि अप एक उपसर्ग है जो निषेधात्मक है, निगेटिव अर्थों में प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है बुरा, जैसे अपयश, अपमान, पता है ना, अपशब्द। तो इस तरह अप शब्द का अर्थ ही बुरा संदर्भ में है और भ्रंश का अर्थ होता है टूटना। आप जानते ही हैं भ्रंश। तो अप का मतलब बुरी तरह, भ्रंश का अर्थ टूटना, यानी कि वह भाषा जो बुरी तरह टूटते टूटते बनी वो क्या कहलाई, अपभ्रंश। अच्छा, अब कैसे टूटी, हम लोगों को इसको जान लेना चाहिए। थोड़ा जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे की चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। देखो संस्कृत, हाँ एक चीज़ और हम लोग चर्चा कर लें कि जब कोई भाषा राजभाषा हो जाए, धार्मिक आंदोलनों की भाषा बन जाए, धर्म गुरुओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, तो वो भाषा एक सुजन भाषा हो जाती है। तो जो हमारा आम जनमानस है वो किस भाषा में बात करे, जैसे हम लोग बोलते नहीं अभ्ययित है, चलित है, बैठित है, तो ये भाषा तो आम जनभाषा है। लेकिन अगर यही भाषा जब कोई बोली राजाश्रय पा जाए, धर्म गुरुओं का संरक्षण पा जाए, सरकारी कामकाज की भाषा बन जाए, तो वही बोली क्या हो जाएगी, वो भी सुजन भाषा हो जाएगी, अभिजात्य वर्ग की भाषा हो जाएगी, बड़े वर्ग की, पंडितों की भाषा हो जाएगी, विद्वानों की भाषा हो जाएगी। इसीलिए समय समय पर भाषा में गिरावट आई, या सोचो कि भाषा का सरलीकरण हुआ, उससे क्या हुआ, जनमानस की भाषा निकली, वही अपभ्रंश है। कैसे हम देखते हैं। संस्कृत सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, थोड़ा सा और पीछे चल लेते हैं, कोई बात नहीं, हम तो उतने में ही समझाना चाह रहे थे। वैदिक संस्कृत बहुत ही क्लिष्ट थी, उस पे भाषा पे काम हुआ, संस्कृत आई। संस्कृत क्या हुई, धर्म ग्रंथों की भाषा बनी, राजाओं की भाषा बनी। तो आम जनमानस क्या करे, कैसे बोलता, इसलिए उन्होंने भाषा गढ़ लिया। और वो भाषा जब टूटी, यानी कि ये टूटी, तो क्या बनी, पाली। पाली भी फिर बौद्ध धर्म की भाषा बन गई, बौद्ध धर्म का संरक्षण मिल गया। राजाओं की भाषा बन गई, तो फिर आम जनमानस ने भाषा गढ़ लिया। पाली फिर टूटी, तो किस में बनी, प्राकृत में। फिर प्राकृत जैन धर्मावलंबियों ने, आचार्यों ने, राजाओं ने, कार्यालयों ने अपना लिया, तो फिर आम जनमानस के लिए नई भाषा गढ़नी पड़ी। तो वो भाषा क्या कहलाई छात्रों, अपभ्रंश। क्या कहलाई,
अपभ्रंश। जैसे आप लोग देखते होंगे, हम लोग गांव में दादी बुआ जो कम पढ़ी लिखी हैं पूत बोलती, आओ मेरा पूत, आओ मेरा बचवा। तो ये अपभ्रंश है। कैसे? संस्कृत में वही था पुत्र। क्या था? पुत्र। वही अब पाली और प्राकृत में अपभ्रंश में क्या बना? पुत्र। क्या बना? पुत्र। और फिर यहाँ पर आते आते क्या बन गया? पूत, जो हमारी आपकी दादी बुआ बोलती हैं। ऐसे ही संस्कृत में था धर्म। देखा होगा इधर आप, फिर बन गया धम्म। यानी कि अपभ्रंश में द्वित्व होता है। द्वित्व का मतलब जब कोई व्यंजन दो बार प्रयोग होता है, और धम्म से क्या बन गया? धाम। तो ये क्या है? अपभ्रंश। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इस पे और कई प्रभाव भी पड़े। एक चीज़ और क्लियर कर दें, आज हम लोग केवल अपभ्रंश के कवियों को ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपके मन में बड़ा संशय हो जाएगा, ऐसा कैसे हो पाएगा? क्योंकि तमाम सारे जैन आचार्य भी अपभ्रंश के कवि रहे हैं, क्योंकि एक भाषा में कई लोग लिख सकते हैं। आज उस आपकी समस्या का, शंका का समाधान, निवारण मैं करूँगा, उसे आप थोड़ा धैर्यपूर्वक समझिए। देखो छात्रों, अच्छी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप थोड़ा इसको धैर्यपूर्वक समझ लेंगे तो आपको आज अपभ्रंश क्लियर हो जाएगा। जैसे कर्म था संस्कृत का, आते आते अपभ्रंश प्राकृत तक क्या बन गया? कम बन गया। फिर क्या बन गया? काम बन गया। ऐसे कार्य था, कज बना, काज बना। पुस्तक जल्हड़, इस तरीके वहाँ पर भी है बहुत सारा। तो अपभ्रंश में सिद्ध भी साहित्य लिख रहे थे, नाथ भी अपनी रचना कर रहे थे, और जैन आचार्य भी अपना सृजन कर रहे थे। यानी कि बहुत संभव है कि अपभ्रंश में सिद्ध भी आए, नाथ भी आए, जैन भी आए। आपको इस पे कोई शंका नहीं करना है कि सर बात कर रहे हैं अपभ्रंश की और इसमें जैन आचार्य, मेरुतुंगाचार्य भी घुसे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है। कारण ये है, एक बड़े प्रतिष्ठित आचार्य हुए हैं डॉक्टर तगाड़े, उन्होंने अपभ्रंश का किया विभाजन। ये हम आपको बहुत छोटा बता रहे क्योंकि आप लोग डिटेल सुनना नहीं चाहते हो, बहुत ज्ञान लेना नहीं चाहते हो। शॉर्टकट बस फट से क्वेश्चन मारो, ABC सही, सिलेक्शन हो जाए। तो हम सिलेक्शन की ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझा रहे हैं। उन्होंने कहा पूर्वी अपभ्रंश। पूर्वी अपभ्रंश माने अपना, देखो मैंने इसीलिए मैप बनाया है। पूर्वी इधर का ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये क्या है? पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ शासक कौन थे? पाल थे। आपको ये बात पता है कि सिद्ध वहीं पैदा हो, वहीं से जन्मे। सिद्धों का मेन कार्य, मुख्य कार्यक्षेत्र क्या था? पाल राजाओं के यहाँ था। और फिर आया पश्चिमी अपभ्रंश। पश्चिमी अपभ्रंश उधर सिद्ध का उसी समय अपनी काव्य सृजन, भक्ति जो कुछ कर रहे थे, और इधर पश्चिम में प्रतिहार राजा थे और इनके यहाँ नाथ संप्रदाय, गुर्जर और प्रतिहारों के यहाँ फल फूल रहा था। और दक्षिण में, जिसको दक्किनी भी बोलते हैं, राष्ट्रकूट शासक थे और यहाँ जैन धर्म फल फूल रहा था। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। भाषा का विकास होता कैसे है, ये खैर हम लोगों का भी विषय बहुत पहले हम लोग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिद्धों की भाषा है वो क्या हो सकती है? पूर्वी अपभ्रंश। जो नाथों की भाषा है वो क्या हो सकती है? पश्चिमी अपभ्रंश। और जो जैनों की भाषा है वो क्या हो सकती है? दक्षिणी अपभ्रंश। हालांकि अपभ्रंश पे चर्चा किया जाए तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो होना चाहिए केवल इस पे चर्चा पे, लेकिन वो आपको आवश्यकता नहीं है। उसको सुनने के बाद खैर ऑब्जेक्टिव पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा और लॉजिक समझ लो। क्या समझना है? देखो, सिद्धों से ही नाथ निकल के आए, ऐसे समझ लो यार उसे। कैसे? आपने देखा होगा जो सिद्ध थे गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। आप लोग विचार करते रहिए, आप लोग समझ भी रहे। यही थोड़ा कन्फ्यूजन है वो मुझे दूर कर देना है। गोरखनाथ सिद्ध में सब पा लगा होता, तो गोरक्ष पा, इनमें क्या लगा था? गोरक्ष पा। यही आगे चल के देखो नाथ में आ गए। जब ये इधर से प्रभावित होने लगे तो ये क्या हो जाते हैं? गोरखनाथ। ऐसे ही और एक आचार्य हैं नागार्जुन, जो वहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। यानी कि एक ही व्यक्ति इधर की भी और इधर का भी हो सकता है। इसका मतलब आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा
कि अपभ्रंश में सिद्ध साहित्य भी था, नाथ साहित्य था, उसका बस भेद ये हो गया कि ये पश्चिमी अपभ्रंश था, ये दक्षिणी दक्षिण, जैसे मागधी है, जब मगध में गई तो वो मागधी हो गई, राजस्थान में गई तो सौरसैनी हो गई, ऐसे ही जब दक्षिण में गई महाराष्ट्र की तरफ मराठी हो गई। तो वो तो खैर हमको चर्चा करना नहीं है, अभी आपको ये समझाना। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि अपभ्रंश का मतलब ये था कि संस्कृत का ही टूट टूट के रूप जहाँ तक आया वो अपभ्रंश है। इसी पे तमाम विद्वानों के विचार हैं कि अपभ्रंश क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं केवल भाषा का बढ़ाव है। नामवर कहते हैं संस्कृत के ही जो शब्द हैं जो टूट गए वही अपभ्रंश है। तमाम विद्वानों के विचार हैं, वो अपने MCQ में पढ़ेंगे हम लोग। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, कुछ जातियां जो थीं, गुर्जर, प्रतिहार, अहीर, जिनको अहीर वाटी का, इसीलिए विद्वानों ने इसको अहीर वाटी भी कहा। ये जब कन्नौज में वो हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद वहाँ पूरी सत्ता बिखर गई और उसमें लोग एक दूसरे, यहाँ पर सब झपट्टा मारने लगे। इधर के भी लोग झपट्टा मार रहे थे, ये भी झपट्टा मार रहे थे, ये भी झपट्टा, तमाम राजा एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर होता क्या है वहाँ, फिर भाषा में गिरावट आती, भाषा राजाश्रय भी पा जाती है। तो खैर हम लोगों को उतना डीप नहीं चलना है, MCQ ही पढ़ना है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अपभ्रंश क्या है, बुरी तरह टूटी हुई भाषा, और हम लोग उसको भी तोड़ दे रहे हैं। इसलिए अब इंग्लिश जैसे आ गई, वो भी अपभ्रंश है। चलिए अब देखते हैं पहले अपभ्रंश का प्रयोग। हम बता चुके हैं आपको पहले वीडियो में कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले पतंजलि ने किया था, लेकिन पतंजलि ने अपभ्रंश को भाषा के अर्थ में नहीं लिया था। पतंजलि ने उसे क्या, किस अर्थ में लिया था, असाधु भाषा। देखो हमने एक यहाँ पर उद्धरण भी किया है, देश भाषा से भिन्न उन्होंने क्या कहा था, असाधु भाषा। ये आपका प्रश्न बनता है, नेट JRF वाले समझ लें। और फिर एक प्रश्न बनता है कि इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ। तो अपभ्रंश नाम जो सबसे पहले पहल बल्लभी भी लिखा है, कहीं कहीं बल्लभी भी लिखा, के राजा थे धारसेन। कौन थे, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। ध्यान रखना, चाहे लिपि हो, जैसे लिपि अपने वहाँ गुजरात राष्ट्र को नरेशों के यहाँ, वैसे यहाँ। तो अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय की शिलालेख में भी मिलता है, ये ध्यान रखना है। और अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले पतंजलि के यहाँ मिलता है। दोनों बातें अलग हैं, दोनों स्पष्ट बातें हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर तमाम विद्वानों ने अपभ्रंश का अर्थ भी बताया और व्याख्या भी की, लेकिन हमें वहाँ तक नहीं जाना है, हमें महत्वपूर्ण लोगों को सेलेक्टिव लेना है। भरत मुनि, जिनका समय पता है, अपभ्रंश को क्या कहते हैं, देश भाषा। और साथ ही इन्होंने आभीर का मतलब अहिर, क्षत्रिय नहीं, शासक में क्षत्रिय जरूरी नहीं था, उसमें अहिर थे, गुर्जर थे, जाट थे। तो इनको गुर्जरों की भाषा, ये थे कहाँ से, उधर से थे। जब इधर आए तो इनकी भाषा में गिरावट आने लगी या सीखने लगे। आदि की भाषा माना, ये अपभ्रंश उन लोगों की भाषा, क्योंकि वो संस्कृत बोल नहीं सकते थे, उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। और लेकिन बाद में अपभ्रंश भी धर्माश्रय पा गई, तमाम धार्मिक साहित्य लिखा गया, हम लोग चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हेमचंद ने हेमचंद क्या थे, वैयाकरण थे। वैयाकरण का मतलब होता है व्याकरण को लिखने वाला, ये चीज़ ध्यान में रखना। अपभ्रंश के बोलचाल वाले रूप को ग्राम्य संज्ञा दी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ग्राम्य संज्ञा किसने दी, हेमचंद ने दी। अपभ्रंश के कवियों ने अवहंस किसको कहा, अपभ्रंश को कहा, अवहट, अपभ्रष्ट, प्राकृत, खटमंजरी आदि भी नाम दिए। चंड भी वैयाकरण है, 6ठी शताब्दी के, उनका ग्रंथ प्राकृत लक्षणम, उसमें उन्होंने अपभ्रंश को एक विभाषा कहा था। क्या कहा था छात्रों, विभाषा कहा था। ऐसे दंडी हैं, दंडी को आप जानते ही हैं, काव्यशास्त्र में हैं, दंडी आचार्य दंडी वही वाले हैं। इन्होंने आभीराद गिरह कहा है, बार बार हम बता चुके हैं। ऐसे ही कुछ अपभ्रंश के रूप थे, कैकय, टाक, लाट, कर्णाट, इनको सबको अपभ्रंश कहा
प्रिय छात्रों, आपकी समझ में आज बिल्कुल पक्का आ गया होगा कि अपभ्रंश का अर्थ केवल बिगड़ा हुआ रूप ही नहीं होता है। अपभ्रंश दो शब्दों से मिलकर बना है। अप का अर्थ है बुरा, भ्रंश का अर्थ है टूटा, यानी कि वह भाषा जो पूरी तरह टूट टूट करके बनी हो। देखो हम साफ साफ बता चुके, संस्कृत एक बार टूटी तो पाली बनी, पाली फिर राजाओं धर्म में घुस गई, उसको फिर जनमानस ने तोड़ लिया तो प्राकृत बनी, प्राकृत जैन धर्म फिर जब पूरी तरह टूटी तो अपभ्रंश बनी। और अपभ्रंश का जो समय है वो क्या है, 500 ईसा पूर्व से 1000, लेकिन इसका जो सही विकास हुआ है 7वीं 8वीं शताब्दी में, ये अपने फुल फॉर्म में थी, पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुकी थी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इस पर आधारित MCQ। लेकिन फिर भी अगर कोई अपभ्रंश के विषय में आपके मन में कोई संदेह है, कन्फ्यूजन है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो पूरा सुनना है, क्योंकि हम एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की व्याख्या करने वाले हैं। प्रिय छात्रों, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि अपभ्रंश क्या है। अब हम लोग उसके साहित्य और साहित्य पर आधारित MCQ। अब प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश का पहला कवि कौन है, अपभ्रंश की रचना कौन सी है। परीक्षा में ऐसे तो बहुत बड़ा साहित्य है, लेकिन परीक्षा का उपयोगी भी तो होना चाहिए। मैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बात कर रहा हूँ। मेरी जो आधार पुस्तकें हैं डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आप भी ले सकते हो नामवाची कोश, मैं उनसे प्रामाणिक तथ्यों को संकलित करता हूँ। तो देखो पहला जो प्रश्न बनता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक खोलेंगे तो पहले नंबर पर ही स्वयंभू हैं। तो पुष्पदंत ये सब कवि हैं, लेकिन अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया, तो वाल्मीकि स्वयंभू को कहा गया। किसको कहा गया, स्वयंभू को कहा गया। ये विकल्प नहीं ध्यान देना, उसका मुख्य पार्ट पे ध्यान देना। अच्छा, स्वयंभू की जो रचना है जिससे वो चर्चा में आए, स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु। कहीं कहीं इसको, कहीं क्या लगभग सब कहीं लिखना ही चाहिए पद्मचर्यु। कारण ये है कि जैन में राम के लिए पद्म नाम प्रयोग किया जाता है, इसलिए पद्म, रामायण इस तरीके के शब्द मिलते हैं। तो पौमचर्यु की कथा किससे संबंधित, अब देखो मैंने इसको आपको बताया, पौम का मतलब पद्मचर्यु भी मिलता है। तो पद्म राम के लिए प्रयोग किया जाता था, कहाँ, जैन में। तो राम कथा, पौमचर्यु किससे संबंधित है, राम कथा से संबंधित है। और एक बात बता दें आपको इसी में कि पौमचर्यु इनकी अधूरी रचना थी, इसको इनके बेटे ने पूरा किया था। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का चाहे वाल्मीकि पूछा जाए चाहे व्यास पूछा जाए, उसका उत्तर सिर्फ स्वयंभू होगा। अपभ्रंश शब्द का देखो, अभी मैंने इसको बताया भी था कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, सिद्ध संतों में। वास्तव में भाषा तो सिद्धों की थी, पूर्वी अपभ्रंश में बताया हूँ। नाथों की भाषा पश्चिमी अपभ्रंश थी, लेकिन ये कह रहा पहले, सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तुलसीदास की रचना में तो है ही नहीं, क्योंकि 1532 में है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा, मैंने भाषा उत्पत्ति और विकास वाले वीडियो में बताया था कि अपभ्रंश के इधर आ जाओ। तो कुछ लोग जो है 1000 ईस्वी से अपनी हिंदी निकली और 500 तक ये था ही, 500 से 1000, तो उसी बीच में अवहट लगा दिए थे। तो अवहट को चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा था। तो अवहट का अर्थ अवहंस भी है। अवहंस किसे कहा जाता है, अपभ्रंश को कहा जाता है। तो ये प्रश्न केवल घुमाया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, अपभ्रंश पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं। वीडियो पूरा देखना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो मेरा मन कर रहा है कि 5 प्रश्न बताने के बाद एक नेक्स्ट पार्ट में 20-25 प्रश्न हम लोग कर लें। ये सही रहेगा ना आप लोगों के लिए। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपदेश रसायन रास। अब देखो ये शब्द आपको थोड़ा खल गया होगा कि सर जी रास ले आए, जबकि ये जैन परंपरा का शब्द है और जैन की ही रचना है। अब इसका लेखक है कवि विद्याधर नहीं, सारंगधर नहीं, धनपाल नहीं, क्योंकि ये सब लोग वहाँ जैन में जिनदत्त सूर्य। अच्छा, जिनदत्त सूर्य 12वीं शताब्दी के थे और अपभ्रंश ध्यान है ही है आपको। तो अपभ्रंश वास्तव में देखा जाए उपदेश रसायन रास
ये राज परंपरा का पहला काव्य है और ये अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। तो ये आपको जब हम जैन साहित्य पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे, लेकिन चूंकि इसकी भाषा अपभ्रंश है इसलिए बताना आवश्यक था। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से, आविर्भाव मतलब विकास, जन्म कब से माना जाता है? हिंदी, ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का प्राकृत से नहीं, क्योंकि हमको पता है ना वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, क्योंकि प्राकृत तो टूटी थी, बताए तो थे अभी, प्राकृत की टूटी थी, तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, किससे? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। क्वेश्चन केवल टिक करना नहीं जरूरी है, क्वेश्चन की व्याख्या आनी चाहिए। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा, छात्रों इसमें आप लोगों से गलती हो जाती है। क्या? जैसे दोहा पूछा और इसके विकल्प में क्या लिख देता है, यहाँ पर थोड़ा सरहपा लिख दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ पर्याप्त। जैसे दोहा देखा और आपने पट से सरहपा मार दिया, और जैसे आपने सरहपा लगाया चट से गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अपभ्रंश का सरहपा अपभ्रंश में कहाँ है बताइए? ये हिंदी के पहले कवि हैं और हिंदी में दोहा का प्रथम प्रयोक्ता है। इसने प्रश्न पूछा है अपभ्रंश में दोहा की परंपरा का प्रारंभ किस कवि ने किया? तो अपभ्रंश में 6ठी शताब्दी में ही दोहा पैदा हो चुका था। किसके द्वारा? परम विज्ञेश्वर जोइंद के द्वारा। परम विज्ञेश्वर, इन्हें कुछ कहा नहीं गया, मैंने ऐसे कह दिया सम्मान में। जोइंद, इनकी रचना आपको पता ही होगा, परमात्म प्रकाश, हाँ वही वाले जोइंद हैं। फिर है हेमचंद, हेमचंद पता ही है आपको। इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का स्वयंभू नहीं, हिंदी का पहला कवि नहीं, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि। भारत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था, क्या नाम दिया था? लोक भाषा नहीं, जनभाषा नहीं, देश भाषा। अभी मैंने बताया था देश भाषा। प्रिय छात्रों, आपको ये पूरा आज समझ में आ गया होगा कि अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश कैसे बना, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, किस काल में फला फूला साहित्य। लेकिन हमारा उद्देश्य चूँकि चयन लेना है, इसलिए हमको MCQ पे केंद्रित करना है और मेरी पूरी कोशिश है। आप कैसे जानेंगे मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ? आप मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी आप नेट से मॉडल पेपर डाउनलोड करिए और फिर उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न खोजिए। देखिए मेरे पढ़ाने के बाद उसमें से ऐसा कोई तो प्रश्न नहीं जो नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा वो प्रश्न आप मुझे भेज दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में। मैं उसका उत्तर अगली बार आपको व्याख्या के द्वारा समझाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका चयन निश्चित होकर रहेगा। आपको मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और अपना आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। विश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा ही सफलता का द्योतक है, सफलता दिलाती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी समझ में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा था, इसलिए आज MCQ की सीरीज यहीं पर रोक दे रहे हैं। और एक सलाह भी आपसे ले लें, ये जो वीडियो मेरे हैं, देखो मैं श्रृंखलाबद्ध पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने आपको भाषा उत्पत्ति और विकास पढ़ाया, उसके 4 पार्ट हैं, आप उसको पढ़िए। अब मैं पढ़ा रहा हूँ अपभ्रंश क्या है, उसके बाद पढ़ाऊँगा जैन साहित्य, फिर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ऐसे पूरा, फिर रासो, फिर रास, फिर लोक, विद्यापत, तमाम क्रमशः चलेगा, कोई MCQ छूटेगा नहीं। एक सलाह ये लेनी है कि ये वीडियो आपको कब कंफर्टेबल रहेगा, 6 बजे कि 7 बजे या 8 बजे शाम को। आप अपना टाइम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसी समय पर क्रमशः अध्यायवार TGT PGT नेट के वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगे। आप लोग पढ़िए। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखो, वो जो बेल आइकन होता है ना, जो नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब करने के बाद उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि वीडियो आ गई। और उसको पढ़िए, रजिस्टर भी बना लीजिए। इन प्रश्नों को अपना आप भी शुरू कर दीजिए, तैयार करिए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एक एक चीज़ मैं बताऊं। आपको कहीं किसी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस पीड़ा को भोगा हूं। पैसे के अभाव में बच्चे भटकते हैं। अब मुझे अपने जैसों को कोई वंचित न रह जाए पढ़ाई से। सबको फ्री में एजुकेशन मिलेगी। बहुत आप लोगों ने सुना होगा, सुनने के बाद गुनिए, अपना आत्मविश्वास ऊंचा करिए, मेरे ऊपर विश्वास जमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बड़े बड़े पदों पर जाइए, यही मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।